चलिए डिस्कस करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6। पिछले टर्म पे आपका 8057 कंप्लीट हो गया। क्लियर? इसके क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चन मैं आपको सैटरडे को सेंड कर दूंगा, आप लोग आराम से संडे को करिएगा। कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हैं। मंडे के बजाय मुझे ट्यूसडे लेकिन वेडनेसडे तक जरूर दिखा लीजिएगा। 10 ही क्वेश्चन है और 3-4 दिन बहुत होते हैं। ठीक है? बाकी जिसकी कॉपी कंप्लीट हो रही है वो चेक जरूर करवा लीजिए, क्योंकि जो आपका हाफ ईयरली वाला एग्जाम होगा आपको पता होना चाहिए उसमें 20 मार्क्स जो होगा वो आपके कॉपी पे दिए जाएंगे। पता है? केवल वाइबा कॉपी उसमें सब लिया जाएगा। केवल 80 मार्क्स का बस आपका पेपर होगा। 20 में वाइबा तो सर ले लेंगे खतरनाक, मैं कॉपी चेक कर लूंगा सबकी। ठीक है? 20 मार्क्स कॉपी चेक करूंगा। उसमें जरूरी ये है कि जो चैप्टर चेक हुआ उसका साइन देखना, वो साइन का डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस डेट पे नंबर दिए जाएंगे। जिसकी कॉपी जितने पहले चेक हुई है वो ज्यादा मार्क्स पाता है। हां, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसको भी थोड़ा नंबर दिया जाता है। ठीक? इसलिए जितना जल्दी हो सके कॉपी चेक कीजिए। अटेंडेंस डेली इसीलिए लिया जाता है कि पता चल सके ये स्टूडेंट कब पहली बार क्लास में आया था। ठीक है भाई जी? कल आपका अटेंडेंस है तो डेट नोट हो गया कि इस डेट को आप एंट्री की है। क्लियर? तो वहीं से आपका काउंट करते हैं कि एक भी चैप्टर इनका चेक हुआ है कि नहीं। क्लियर? बोलिए। कोई मायने नहीं रखता है, वो हाफ ईयरली मायने रखेगा, वही डेट देखूंगा। ठीक है? आपका अटेंडेंस लिस्ट देखा जाएगा कि किस डेट से आप आना शुरू किए हैं, उसके बाद आपका देखा जाएगा किस डेट को आपकी कॉपी चेक है। ठीक है? ठीक? तो जो न्यू स्टूडेंट है कृपया करके वो भी कॉपी चेक कराया करें। अब आगे पढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 6, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे 8057 के वार के बाद किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडिया को अपने एक्वायर्ड कर लिया है, ब्रिटिश क्राउन का पूरा राज रहा है। अब उन्हीं के समय देखते हैं जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, बुनकर समझ ना, वो जो बिनते उनते हैं, हाँ सिलाई उलाई करते हैं, जो भी करते हो, वीवर्स के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। जो आयरन स्मेल्टर्स थे, यानी जो इंडस्ट्री वगैरह लोहार वहार में जो रहे हैं वो, और साथ ही साथ फैक्ट्री ओनर्स, इन तीनों के लाइफ को किस प्रकार चेंज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। 8057 की तरह इसमें स्टोरी तो नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका व्यू डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट यानी विकास। जो विकास के व्यू से जो चैप्टर होते हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कंपेयर टू पॉलिटिकल चैप्टर लाइक दैट 8057। स्टोरी वाले चैप्टर सब एग्जामिनर नहीं पूछता, उसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन। क्लियर? हाँ जी। जब 1858 में एक्ट लाया तो उसके बाद सारे टैक्स हटा दिए गए, जितने भी गुड्स आते थे यूरोप से इंडिया में, कुछ नहीं हटाया गया। टैक्स क्यों हटाएंगे? टैक्स से उनका रेवेन्यू है, टैक्स ही हटा देंगे तो कमाएंगे कहां से? कोई टैक्स नहीं हटाया गया, बल्कि क्या किया गया, और टैक्स को इनके ऊपर लाया गया। जबरदस्ती का कल्टीवेशन कराया गया अपने मनपसंद प्लांट्स का। कोई टैक्स नहीं हटाया गया। किसने कहा टैक्स हटाया गया है? ब्रिटेन से जो गुड्स आता था उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। नहीं, इंडिया से जो उस पे तो लगेगा ही। मैं सोचा आपने बोला नहीं ना, एकदम वहां से उस पे तो लगाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में यूरोपियंस अपने आप को पूरा छा जाना चाहते थे, इसलिए कोई टैक्स नहीं। जैसे मन माफिक जितने क्लोथ्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह जितने थे अच्छे खासे इंडिया में आते थे। ठीक है? हाँ बिल्कुल। बढ़ो, देखो बाबू एक सुंदर सा पिक्चर बना है। ठीक है? पिक्चर के नीचे देखिए, ट्रेडिंग शिप ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी की बात है। सूरत जो गुजरात में है वहां के पोर्ट का यह एक सीन है। देखिए कितने सारे शिप्स चल रहे हैं। क्लियर? आपको मैं बात करूं तो 17 और 18 सेंचुरी में समझिएगा सूरत और बंगाल ये दोनों गोल्ड स्टेट रहे हैं इंडिया के। जहां सूरत आपके पोर्ट के लिए फेमस था, वहीं आपका बंगाल बाबू स्पाइसेस और कॉटन के लिए फेमस था। ठीक? ये दोनों गोल्ड स्टेट रहे हैं इंडिया के। दूसरे शब्दों में कहूं, अगर रेवेन्यू कलेक्शन इंडिया में होता था तो इन दोनों का स्टेट का कम से कम 70% रेवेन्यू इन दोनों स्टेट से ही जनरेट होता था।
क्लियर? तो पिक्चर देखिए, ये है आपके सूरत का पोर्ट जहां कई नावें चल रही हैं। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो सूरत है ये इंडिया का क्या है? वेस्ट कोस्ट। वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। इंडियन ओशियन ट्रेड का ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। क्लियर? डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप बिगन यूजिंग द पोर्ट। डच और इंग्लिश, जो डच कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, उन दोनों का ट्रेड जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के अर्लिंग में। आपको पता होना चाहिए 1605 में यहां पे डच ने अपनी पहली कंपनी स्टैब्लिश की थी। ठीक, 1611 में अंग्रेज ने यहां पहली कंपनी स्टैब्लिश की थी। उसने की मछलीपट्टनम और इसने की है मसूलीपट्टनम। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। इट्स इंपॉर्टेंस डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इसका जगह लेने के लिए कलकत्ता पोर्ट डेवलप हो गया था। और कहा जाता है कलकत्ता पोर्ट का डेवलप होना और सारे पोर्ट का डिक्लाइन होना, क्योंकि ब्रिटेन जो है, मैप देखे ही हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हुए, इंडिया ये है, ब्रिटेन ये है, यहां है ना। तो ब्रिटेन को वो रास्ता ज्यादा इजी पड़ा जो हिंद महासागर से होते हुए सीधे वेस्ट बंगाल में एंट्री मारता था। ये रास्ता इसके लिए टफ पड़ गया, क्योंकि ये रोड है, देखा है ना मैप। अरे हाँ जी, ये है, ये रोड है पूरा। यहां पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे हैं। तो यूके जब यहां से यहां एंट्री मारेगा, ये इसके लिए बड़ा टफ था। उसके कंपेयर में यूके हमेशा सी रूट फॉलो करता था। सी रूट को फॉलो करते हुए वो कलकत्ता में आता था। तो ये गुजरात का जो पोर्ट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट ये कोलकाता का हो गया। इसीलिए सूरत का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया। कब? 18th सेंचुरी के लास्ट में। क्लियर? ये है पिक्चर, उसके पिक्चर के नीचे का कुछ सेंटेंस है। क्लियर है? आइए एंट्री करते हैं आपके चैप्टर पे। This chapter tells us the story of the craft and industry of India during British rule by focusing on two industry. याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्राफ्ट और इंडस्ट्री के बारे में ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। और ब्रिटिश ने दो इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला क्या है? टेक्सटाइल, और दूसरा आयरन और स्टील। ठीक, टेक्सटाइल की हमें जरूरत है क्योंकि कॉटन की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। सच तो यह है, और देश भी कॉटन अच्छा खासा यूरोप में भेजते थे, लेकिन हमारे कॉटन की क्वालिटी ही अलग थे। क्लियर? उस क्वालिटी के सामने और किसी भी देश के आए हुए कॉटन का इंपॉर्टेंस ही नहीं था। यही कारण है ब्रिटिश जान गए कि इंडियन कॉटन से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश की है इंडिया में। क्लियर? ब्रिटेन जब यहां पे आया था केवल स्पाइसेस के लालच से आया था। केवल स्पाइसेस, केवल मसाले उन्हें चाहिए थे। लेकिन जब उसने देखा कि यूरोप में अच्छा खासा कॉटन का डिमांड हो रहा है, वो भी इंडिया का, तो उन्होंने इंडिया पे फोकस किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर। क्लियर? कहानी नहीं है, चैप्टर खतरनाक है, आराम से समझिएगा। क्लियर? बाबू जब यहां ब्रिटिश रूल आया, उन्होंने दो इंडस्ट्री पे इंडिया पे ज्यादा फोकस किया, एक आपका टेक्सटाइल और दूसरा आयरन और स्टील। क्लियर? Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. दोनों जो इंडस्ट्री हैं ये बड़ी क्रूसियल थी इस मॉडर्न वर्ल्ड में। यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन याद रखिएगा 1848 में, 1848 में। कहां? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पहला इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिकी बोलते हैं, नहीं, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1848, 1848 ब्रिटेन में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक,
जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ उस समय इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना ब्रिटेन के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम मॉडर्नाइज तो थे ही नहीं, हमारे यहां इंडस्ट्री थी नहीं, और आप इंडस्ट्री बना रहे हैं तो इतना जल्दी वो इस्टेब्लिश हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा ये क्रूशियल हुआ ब्रिटेन को स्टार्टिंग में। सब ऊपर से गया, आप रे सब समझ गए। Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century। 19th century तक आते आते जो ब्रिटेन है वो कॉटन के पूरे मार्केट का सबसे बड़ा सुपर हीरो साबित हुआ। क्यों? क्योंकि जितने मैक्सिमम कंट्री थे, चाहे वो एशियाटिक हो या अफ्रीकन कंट्री हो, इन सब पे राज चलता था ब्रिटेन का, और वो जहां चाहता, जिस देश में चाहता, वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लेता। यही कारण है कि 19वीं सेंचुरी तक पूरे कॉटन का सबसे बड़ा हीरो ब्रिटेन खुद बन चुका था। सब ऊपर से गया। आपको यह भी पता होना चाहिए ब्रिटेन में कॉटन की एक भी इंडस्ट्री नहीं थी इस समय। ठीक, इंडिया, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन कंट्री, इन्हीं सब में उसकी कंपनियां थी, और वहां वो इतना फायदा कमाते थे कि कॉटन्स के किंग कहलाते थे। क्लियर? And when its iron and steel industry started growing from the 1850, Britain came to be known as the workshop of the world। और जब आपके 1850 तक आयरन और स्टील में भी ब्रिटेन ने एंट्री मार दी, तब जाके ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप कहे जाने लगा। क्लियर? कॉटन पे पहले ही राज था, स्टील और आयरन का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन करने लगे, इसीलिए इसे पूरे वर्ल्ड का वर्कशॉप कहते हैं, यानी दुकान पूरे विश्व का। वर्कशॉप मींस दुकान। ब्रिटेन वो दुकान है जहां हर एक चीज मिलती है, वो भी अच्छी खासी और अच्छी खासी क्वालिटी की। पहले कॉटन मिलती थी, अब अच्छे खासे आयरन और स्टील मिलते हैं। क्लियर? क्लास 9th में आपको ग्लोबल वर्ड पढ़ाऊंगा, सॉरी क्लास 10 में ग्लोबल वर्ड पढ़ाऊंगा, मेकिंग ए ग्लोबल वर्ड। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा, यही सारे टॉपिक वहां भी बताए जाते हैं, बस थोड़ा और एक्सप्लेन होगा। क्लियर? पहले पैराग्राफ में बस इतना आपने देखा कि इंडिया में ब्रिटेन ने दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया, कॉटन पे और आयरन स्टील पे। ठीक, कॉटन वो अपने यहां एक भी नहीं बनाते थे, जहां जहां राज किया वहां कॉटन इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया, और वहां से अपने पास सामान मंगा मंगा के ये कॉटन के किंग बन गए। क्लियर? 1850 में इन्होंने एंट्री किया आयरन और स्टील में, और देखते ही देखते ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े दुकानदार बन गए। यानी अगर हमें कॉटन चाहिए तो ब्रिटेन से खरीदना पड़ेगा, हमें स्टील आयरन चाहिए तो ब्रिटेन से हमें खरीदना वो पड़ेगा। कोई समस्या फर्स्ट पैरा में? कोई कंफ्यूजन किसी वर्ड में? ध्यान से समझिएगा, पूछ भी लूंगा कि खड़े होकर पढ़ाओ थोड़ा। कोई समस्या हो तो पूछ लो। सब समझ में आ गया? चला तो मैं भी नहीं समझता था। हाँ, मैकेनिज्म वो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई ट्रैक्टर हो गया तो उसके उर्जे पुर्जे जो होते हैं, क्या बोलते हैं, पुर्जे पुर्जे जो भी हो, पार्ट्स। हाँ वेरी गुड, पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और कोई वर्ड? हाँ सर, कहाँ हो? हाँ, कहाँ है? मैकेनिक्स प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कॉटन के कई सारे टाइप प्रोड्यूस किए गए। कॉटन एक ही नहीं था, कॉटन के अलग अलग टाइप थे, और ये सारे टाइप प्रोड्यूस करने वाले ब्रिटेन थे, इसलिए 19th सेंचुरी तक वहां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन वो बन गया था। क्लियर? इंडिगो का भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट आगे होगा अभी 1850 के बाद, अभी आगे होगा, अभी आएगा इंडिगो, आगे तो है। अरे अभी आएगा, आगे बढ़ाइए मत, इंडिगो ही तो पढ़ाना है इस पूरे चैप्टर में, केवल इंडिगो ही पढ़ाना है, वही टारगेट है बस। ये तो छोटे छोटे आयरन टेक्सटाइल हो रहा है, अभी आगे इंडिगो ही आएगा कॉटन की जगह पे। और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ू? कॉटन मिल पहले मुंबई में चालू होता मुंबई, हाँ बम्बई में कॉटन मिल। मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया कहा जाता है। इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं, हाँ एकदम बोलते थे। सूती वस्त्र सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आते थे, आज भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कॉटन मिल है। ठीक, आगे बढ़ो। सेकेंड पैरा देखिए बाबू। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया।
जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, इसने क्या किया, इसने बहुत ही कनेक्शन जनरेट किया इंडिया में, या इंडिया में जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, या इंडिया के जितने क्षेत्रों को ब्रिटेन ने जीता था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से उन दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन हो गया। सब ऊपर से गया, ठीक है। ब्रिटेन में, इंडिया में बहुत सारी कॉलोनी है ब्रिटेन की, वहां छावनी, वहां छावनी, वहां छावनी, वहां छावनी, बहुत सारी छावनी। अब ब्रिटेन में हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम छावनियों को मॉडर्नाइज होना है, नई चीजें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी चीजें अपने ब्रिटेन से मंगाना शुरू कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ब्रिटेन की आर्मी और यहां के कॉलोनियल आर्मी में एक तरह का कनेक्शन जनरेट हो जाएगा। सब ऊपर से गया, समझ गए। यानी जो इंडिया में बहुत सारी कॉलोनी है ब्रिटेन की, अपनी जरूरत की सामान हम इंडिया से ही पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि अब इसका स्टैंडर्ड रूप आ गया ब्रिटेन में। हम मोबाइल चलाते हैं, पता चला ब्रिटेन में कंप्यूटर आ गया, तो हमें कंप्यूटर की जरूरत, तो हम क्या किए, इंडियन सामान को छोड़ दिए और शुरू कर दिए कंप्यूटर को मंगाना। इस तरह यहां के कॉलोनी का इंटरलिंक हो गया डायरेक्ट ब्रिटेन से कि हम वहां से सामान को मंगाएंगे। ऊपर से गया, समझ गया, हाँ भाई, क्लियर। तो इस तरह इंटरलिंक जनरेट हो गया, जो इंडिया में कॉलोनी थी और जो ब्रिटेन में, इन दोनों के बीच एक प्रकार का इंटरलिंक हो गया। यानी अगर ब्रिटेन की कॉलोनी में इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन कहेगा, बाबू कॉलोनी हमारी सामान खरीदो, नहीं खरीदोगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप उस कॉलोनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी रक्षा खुद ब्रिटेन कर रहा है, क्योंकि वो भी अपने सामान का मार्केट खोज रहा है इंडिया में। अब क्लियर हो गया? अरे वेरी गुड। यू हैव सीन चैप्टर 2, आपने चैप्टर 2 में देखा हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न टू ट्रेड चेंज ओवर द डेकेड। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह ब्रिटेन आपके भारत में आया ट्रेडिंग के लिए, और अपनी जरूरत के हिसाब से वो ट्रेडिंग को बार बार चेंज करता रहा है। क्लियर? जितनी भी टेरिटरी है पढ़ाया गया होगा, महाराष्ट्र में कॉटन, बंगाल में चाय, असम में कहवा, अलग अलग जो क्षेत्र जिस चीज के लिए फेमस था, वहां पे उसने उसे क्या किया, टारगेट किया। कॉफी, सूप होता है, नहीं कॉफी होता है, कॉफी होता है ना, कहवा मीन्स कॉफी होता है, सूप नहीं होता। सूप को कुछ और बोलते हैं, मतलब कैफे के लिए था शायद, वो केक की बेकरी, उसी के लिए। वो कैफे मीन्स वो नहीं साइबर कैफे, वो नहीं, वो कैफे बोलते हैं ना उसको ब्रिटेन। ठीक, आगे बढ़ू। In the late 18th century, the company was buying goods in India. 18th century के लास्ट में कंपनी ने क्या किया, इंडिया से गुड्स को खरीदना शुरू किया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और उसको क्या किया, इंग्लैंड और यूरोप में भेजना स्टार्ट कर दिया। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, उन्हें ये बेचने से अच्छा खासा फायदा होने लगा। मैं इंडियंस हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अपने सामान को ले जाके ब्रिटेन भेज सकूं, क्योंकि इंडिया में मुट्ठी भर बिजनेसमैन अच्छे रहे होंगे। क्लियर? बाकी छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, तो मैं बाबू अपने सामान अगर बेच रहा हूं मार्केट में, तो हमें मन माफिक पैसा नहीं मिल पाता था। जबकि हम अपने सामान को जैसे मैं ही हुआ, पता चले मैं कॉटन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं जानता हूं मेरे कॉटन की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मेरे इंडिया में उतने अमीर है ही नहीं कि अच्छा खासा पैसा वो कमा सके, मतलब बेच सकूं। तो मैं क्या, ब्रिटेन ने कहा ऐसा है आप कॉटन मुझे दे दो अपना, मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा, मेरे लिए अच्छी बात है, मैं उन्हें कॉटन दे दिया और पैसा ले लिया। उसी कॉटन को ब्रिटेन ले जाके यूरोप में बेचता था लगभग 10 गुना दाम पे, क्योंकि ब्रिटेन उस क्वालिटी का पूरा फायदा उठाता था। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी डायरेक्ट ब्रिटेन में जाके वो सामान बेचते। तो यूरोपियंस यही करते थे, हमारे सामान को सस्ते दामों पे खरीदते और उसे यूरोप और अन्य देशों में भेजते जहां उसकी डिमांड थी, और उससे वो ब्रिटेन अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। क्लियर? अब यही नहीं, अब आगे और खतरनाक काम करेगा। अब आपसे रॉ मटेरियल ही खरीद लेगा। रॉ मटेरियल दे दो, ठीक है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। रॉ मटेरियल खरीदेगा और पैसा आपको दे देगा। वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजेगा, ब्रिटिश इंडस्ट्री में वो अच्छा खासा कॉटन का क्लोथ्स बनाया जाएगा, फिर उसे इंडिया में लाकर ही इंडियंस को बेचेगा। सब ऊपर से गया? समझ गए? आगे बढ़ू। प्रोडक्शन, ब्रिटिश कहां गया, सेल। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ,
British industrialists began to see India as a vast market for their industrial product। हाँ, वही बातें हो गई। अब उसने क्या जाना, उसने जान लिया कि जो इंडिया है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वास्ट मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंडिया में लाकर आसानी से उसे बेच सकते हैं। And over time manufactured goods from Britain began flooding India। और इस तरह देखा गया कि ब्रिटेन के जो सामान थे वो सामान फ्लड की तरह पूरे इंडिया में फैल गए। ठीक, हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्रॉप एंड इंडस्ट्री? निश्चित तौर पे अगर हमारे मार्केट में आपका सामान आना शुरू होगा तो हमारे क्राफ्ट और इंडस्ट्री क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन होने लगेंगे। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम इसी बात को पढ़ेंगे। क्लियर? हमारे रॉ मटेरियल्स को खरीद कर, भाई उनके पास इंडस्ट्री है अच्छी खासी, उनके पास हमसे बेहतर मशीनें होंगे, हम कहां उस रॉ मटेरियल्स का 10 दिन में पता चले एक क्लोथ बनाते हैं, वो एक ही दिन में 10 क्लोथ बनवाएंगे, तो निश्चित तौर पे उनका सामान हमारे मार्केट पे हावी हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो मेरे ही हैं, क्वालिटी वही वो देंगे। इसी कारण से हमारे क्राफ्ट और इंडस्ट्री क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, और हमारे मार्केट में पूरी तरह ब्रिटेन के गुड्स का फ्लड आ चुका था। कोई समस्या? 2 पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है? क्लियर? फोरमोस्ट कहां? ये यद्यपि होता है, कोई मीनिंग नहीं होता उसका, प्रीपोजिशन है। और पहले थी, पहले से ही। हाँ, टाटा बजाज ये दोनों। तो उससे अपना पैसा लेते थे, टैक्स अच्छा खासा वसूलते थे। जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे उस हिसाब से वो पैसा लेंगे। इन्हीं लोग के 1900 के बाद यही सारी कंपनियां आई हैं, तब जाके इंडियंस को जीने का मौका मिला। नहीं तो इंडिया में एक भी फैक्ट्री नहीं थी, यानी हमारे एक भी क्रॉप्स वगैरह नहीं बिकते थे, सब केवल ब्रिटेन हावी था यहाँ पे। ठीक है, यही सब एंट्री किए हैं धीरे धीरे, तब जाके उनका रोल कम हुआ है। टाटा हुआ, बजाज हुआ, ये जमशेद जी थे उस समय हेड इसके, जमशेद सिंह जी टाटा, क्या नाम है, जमशेद जी टाटा, जो भी हैं। अरे महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश किए थे उसमें अच्छा खासा पैसा दिए थे। हाँ, और जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने रेवोल्यूशन किया था 1893 में, उसमें 25,000 रुपया दिए थे टाटा जी। हाँ, अरे नाम था भाई। क्लियर? आपको पता होना चाहिए इंडिया में सबसे ज्यादा फील्ड में एंट्री टाटा की है, 39 फील्ड में। इतने फील्ड में किसी बिजनेसमैन का नहीं है। एकदम, ये लोग जितने मतलब पैसा कमाते हैं तो सोशल वर्क भी करते हैं, उसमें पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है। और कोई क्वेश्चन दोनों पैराग्राफ से? चलिए अब आपकी बारी।